नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्या ज्योग्राफी के एमसीक्यू सीरीज, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक जितने लेक्चर पढ़े हैं, जितने चैप्टर कंप्लीट किए हैं, उनके एमसीक्यूज पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कितने टॉपिक जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्या इंडियन ज्योग्राफी या भारत का भूगोल। इसमें हमने जो पहला टॉपिक कंप्लीट किया था वो क्या था, भूगोल के बारे में जाना था। हमने भूगोल की सामान्य जानकारी ली थी। भूगोल का सामान्य परिचय। उसके पश्चात सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा भारत का सामान्य परिचय। और तीसरा चैप्टर हमने पढ़ा था क्या, भारत की भूगर्भिक संरचना। चौथा चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसका नाम क्या था, भारत की भौगोलिक संरचना। तो दोस्तों, अभी हम इतने टॉपिक जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो एमसीक्यू सीरीज होगी वो भूगोल का सामान्य परिचय से रिलेटेड होगी और भूगोल का सामान्य भारत का सामान्य परिचय इन दो चैप्टरों से संबंधित होगी, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके पश्चात नेक्स्ट 20 क्वेश्चन में हम भारत की भूगर्भिक संरचना और भारत की भौगोलिक संरचना के एमसीक्यूज लगाएंगे। सॉरी, जो आज का लेक्चर होगा उसमें यह भी टॉपिक कंप्लीट करेंगे हम भारत की भूगर्भिक संरचना। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम भारत की भौगोलिक संरचनाएं देखेंगे। तो चलिए आज हम कितने 3 चैप्टर हैं उनकी एमसीक्यू देखते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, जो भूगोल शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था या किस भूगोल वेत्ता के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम एरेटास्थनीज के द्वारा। दोस्तों, किस शताब्दी में किया था इन्होंने किया था 3री शताब्दी में। किस शताब्दी में? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। किसका प्रयोग किया था? भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। जो एरेटास्थनीज है यह कहां के हैं? यह हमारे यूनान के। ठीक दोस्तों, इसके पश्चात जो हिकेटियस है ये कौन है? ये है हमारे भूगोल के जनक या पिता। इसके अतिरिक्त जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है, ये क्या है, क्या नाम है इनका? अलेक्जेंडर वोल्ट हम्बोल्ट। इनको किस नाम से, इनको जो है क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है आधुनिक भूगोल के पिता या आधुनिक भूगोल के जनक। ठीक दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन था भूगोल का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भूगोल शब्द का एरेटास्थनीज ने। कब? 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। यह कहां के थे? यूनान के थे। जो दूसरा ऑप्शन है हिकेटियस, उनको किस लिए जाना जाता है? उनको भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। और जो हमारे नेक्स्ट है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इनको किस लिए जाना जाता है? इनको आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। चलते हैं हमारे सेकंड प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो ग्लोब है उसका निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों, जो हमारा ग्लोब है हमारा कुछ इस प्रकार, इसका निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? इसका निर्माण किया था हमारा मार्टिन बेहम ने। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? मार्टिन बेहम। अब बात करें इसमें पहले ऑप्शन की, एनबिले, इनको क्यों जाना जाता है? तो दोस्तों, एनबिले ने सर्वप्रथम क्या किया था? भारतीय मानचित्र का निर्माण किया था। किस मानचित्र का? भारतीय मानचित्र का या भारतीय मैप का निर्माण किया था एनबिले ने सर्वप्रथम। कब किया था? 1752 में। अब बात करें हम टॉलमी की, तो टॉलमी को किस लिए जाना जाता है? तो दोस्तों, जो भारतीय मैप का निर्माण एनबिले के द्वारा किया जा चुका था उसको विश्व के मानचित्र पर किसने प्रदर्शित किया? टॉलमी ने प्रदर्शित किया। किसने? टॉलमी ने। और टॉलमी को क्या कहा जाता है? टॉलमी को कहा जाता है मानचित्र कला के पिता।
ठीक दोस्तों, तो जो हमारा भारतीय मानचित्र का निर्माण किसने किया था? एन बिले ने किया था। और जो हमारे टॉलमी थे इन्होंने उसको वर्ल्ड के मैप पर प्रदर्शित किया था। इसके पश्चात लास्ट ऑप्शन जो है हमारा बचता है एनेक्सीमेंडर। इन्होंने किसका निर्माण किया था? इन्होंने किया था वर्ल्ड मैप का निर्माण। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन था क्या? ग्लोब का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? इसका आंसर था हमारा क्या? मार्टिन वेहम। हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जिसका नाम है भारतीय मानचित्र को, जो क्वेश्चन क्या है, भारतीय मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर प्रदर्शित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में देखा किसको दिया जाता है? टॉलमी को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि बात करें, ये दूसरे वैज्ञानिक स्ट्रैबो, ये कौन थे? और कार्ल रिटर कौन थे? तो दोस्तों जो स्ट्रैबो है यह कौन है? यह एक रोमन वैज्ञानिक है। और इन्होंने क्या किया था? भूगोल को क्या माना था? एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार किया था भूगोल को। इसके बाद बात करें हम किसकी? कार्ल रिटर की। तो यह कहां के वैज्ञानिक हैं? यह है हमारे यूनान के कार्ल रिटर। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक विज्ञान के रूप में भूगोल को स्वीकार किया था। किसको स्वीकार किया था? भूगोल को विज्ञान के रूप में। तो दोस्तों हमारा जो प्रश्न है, भारतीय मानचित्र को विश्व के मानचित्र पर प्रदर्शित किसने किया था? तो उसका आंसर है क्या? टॉलमी। टॉलमी को इसी कारण क्या कहा जाता है? भारतीय मानचित्र का क्या कहा जाता है? मानचित्र कला का पिता कहा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मानव भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मानव भूगोल के पिता कहा जाता है हमारा फ्रेडरिक रैटजेल को। ठीक दोस्तों, किसको कहा जाता है? फ्रेडरिक रैटजेल को। तो दोस्तों यह पॉलीडोनियस है, यह कौन है? इन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो भौतिक भूगोल है उसके पिता किसको कहा जाता है? पॉलीडोनियस को कहा जाता है। किस भूगोल के? भौतिक भूगोल के पिता या भौतिक भूगोल के जनक। भौतिक भूगोल के पिता या भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पॉलीडोनियस को कहा जाता है। और जो मानव भूगोल है इसके पिता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रैटजेल को कहा जाता है। कार्ल रिटर कौन थे दोस्त? कार्ल रिटर हमने अभी पीछे पढ़ा था, इन्होंने क्या माना था? भूगोल को एक विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था। और उसके अंतर्गत क्या हुआ था? पृथ्वी को इन्होंने एक स्वतंत्र ग्रह मानते हुए, पृथ्वी को एक क्या मानते हुए? स्वतंत्र ग्रह मानते हुए उसके लक्षणों और उसके जो घटनाएं हैं उस पर होने वाली उनका अध्ययन किया था। इसी के साथ दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संलग्न क्षेत्र। दोस्तों क्या है संलग्न क्षेत्र की लंबाई? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? भारत के संलग्न क्षेत्र की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा 24 समुद्री मील। दोस्तों ये संलग्न क्षेत्र क्या होता है? जो भारत की मुख्य भूमि है, यहां से एक जलीय सीमा होती है जिसका नाम है क्या? प्रादेशिक जलीय सीमा, जिसके प्रयोग का संपूर्ण अधिकार किसको होता है? भारत को होता है। इसका जो है कितनी होती है यह प्रादेशिक जलीय सीमा? यह होती है 12 समुद्री मील। कितनी होती है? 12 समुद्री मील। दोस्तों इस 12 समुद्री मील के पश्चात जो क्षेत्र प्रारंभ होता है कहां तक? 24 समुद्री मील तक। कितना? 24 समुद्री मील तक का क्षेत्र। प्रादेशिक जलीय सीमा के पश्चात का जो 24 समुद्री मील तक का क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है संलग्न क्षेत्र। तो दोस्तों जो भारत का संलग्न क्षेत्र है उसकी लंबाई कितनी है? 24 समुद्री मील। इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है 200 समुद्री मील, ये क्या है दोस्तों? ये है हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। दोस्तों जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है इसमें भारत को क्या अधिकार प्राप्त है? इसमें जो खनिज संसाधन है इसका अधिकार भारत को प्राप्त है इस क्षेत्र से। इसके अलावा जो सागरीय जल शक्ति है उसका भी अधिकार प्राप्त है भारत को। सागरीय जल शक्ति का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में क्या अनुसंधान और किसका संरक्षण का अधिकार प्राप्त है?
किस क्षेत्र में? अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? तो दोस्तों कब बनाया गया था? ऑप्शन है हमारा पहला 31 अक्टूबर 2019, दूसरा 31 अक्टूबर 2020, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 2020 और चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 2019। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 31 अक्टूबर 2019। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? तो दोस्तों जो असम है इसकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। इसके अलावा मेघालय की भी लगती है। इसके अतिरिक्त त्रिपुरा की लगती है। सिक्किम, तो दोस्तों सिक्किम की नहीं लगती है। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? सिक्किम होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। इसके अतिरिक्त त्रिपुरा का एक और फैक्ट है, जो त्रिपुरा राज्य है यह कैसा राज्य है? ये एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश राज्य से घिरा हुआ है, बांग्लादेश देश से घिरा हुआ है। जो त्रिपुरा राज्य है एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, या फिर 67 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, या फिर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्या? भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। अब दोस्तों आप कहोगे कि सर ये वाला क्यों नहीं लगाया, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट? तो दोस्तों ये वाला आंसर हम कब लगाते? जब वो यहां पूछता कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। यदि वो पूछता भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार तो हमारा आंसर क्या होता? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। किंतु उसने क्या पूछा है? भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो हमें पूरा लगाना होगा। कितना? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। इसके पश्चात हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? दक्षिणतम पॉइंट क्या है? दोस्तों ये कुछ इस प्रकार दक्षिणतम पॉइंट पूछा है, यानी कि ये वाला, तो क्या है? इंदिरा पॉइंट है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों जो पहला ऑप्शन है इंदिरा कॉल, ये क्या है? ये सबसे उत्तरी बिंदु है। इंदिरा कॉल क्या है? सबसे उत्तरी बिंदु। दोस्तों जो कन्याकुमारी है यह क्या है? यह भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है। क्या है दोस्तों? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु। बात करें यदि हम गौहर माता की, तो गौहर माता क्या है? सबसे पश्चिमी बिंदु है। गौहर माता यह कहां है? गुजरात राज्य में है। यह कहां है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। और जो दक्षिणतम बिंदु है कौन सा? इंदिरा पॉइंट, यह कहां स्थित है? यह एक द्वीप पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप पर। उस पर, उसके भी किस द्वीप पर? ग्रेट निकोबार पर। ग्रेट निकोबार पर स्थित है। कौन सा पॉइंट स्थित है ग्रेट निकोबार पर? इंदिरा पॉइंट, जो भारत का क्या है? सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किवीथू। यह कहां है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक दोस्तों, क्लियर? जो कन्याकुमारी है यह क्या है? भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। यह भारत की मुख्य भूमि है। इस जगह दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, तमिलनाडु राज्य में। कहां? तमिलनाडु राज्य में। कुछ इस तरह मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, कौन सा? ग्रेट निकोबार। इस पर स्थित है कौन सा? इंदिरा पॉइंट। क्लियर दोस्तों? चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? भारत विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है। संपूर्ण विश्व के स्थल मंडल का लगभग 2.4% अपने पास रखता है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसके अतिरिक्त संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है।
तो दोस्तों ये वाला भी पॉइंट सही है हमारा, ये भी सही है और ये भी सही है, ये गलत है। दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करें, यहां होगा निम्न कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा ये वाला, जो भारत है विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश नहीं है। कौन सा देश है यह देश है हमारा 7वां सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितना 2.4% अपने पास रखता है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है पूर्वी देशांतर। जो मानक समय रेखा ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद हमारा आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और संपूर्ण विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हमारा छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है हमारा उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यह दोनों रेखा एक दूसरे को काटती हैं कहां, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के भी किस जिले में, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में। ठीक दोस्तों, कर्क रेखा का मान कितना है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और जो मानक समय रेखा है इसका मान कितना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और जो हमारी मानक समय रेखा है इसका जीएम समय जो है जीएमटी से कितना आगे है, जीएमटी से लगभग 5.5 घंटे आगे रहता है। किसका समय, भारतीय मानक समय रेखा का समय। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा गुजरात, दूसरा ऑप्शन है हमारा क्या, मध्य प्रदेश, तीसरा झारखंड और चौथा पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा क्या, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक लंबाई कहां है, मध्य प्रदेश में। तो सबसे कम लंबाई कहां है, सबसे कम लंबाई किस में है, सबसे कम लंबाई है हमारे राजस्थान राज्य के अंतर्गत। कितनी है दोस्तों, लगभग 26 या 27 किलोमीटर है। इसके अलावा बात करें कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, गुजरात के पश्चात राजस्थान, राजस्थान के पश्चात मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के पश्चात छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के पश्चात झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और लास्ट मिजोरम। कुल 8 राज्य हैं। इसके पश्चात चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जो भूटान के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो दोस्तों जो भूटान है इसके पश्चिम में सिक्किम सीमा बनाता है, इसके पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है, इसके अलावा दक्षिण में पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है, वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों क्या मेघालय, इसका आंसर क्या हुआ, मेघालय, यह आंसर है इसका। मेघालय जो है भूटान के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। बाकी शेष 3 सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश तीनों सीमा रेखा बनाते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सी भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा, ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ लगती है? तो दोस्तों म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाने वाले कौन से राज्य हैं? देखो सबसे ऊपर तो बनाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, इसके पश्चात बनाता है हमारा नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम। तो दोस्तों कौन सा राज्य है जो किसके साथ, म्यांमार के साथ अधिकतम सीमा रेखा बनाता है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश है यह सर्वाधिक सीमा रेखा बनाता है। ठीक, इसके अतिरिक्त मणिपुर, मणिपुर भी बना रहा है, नागालैंड, नागालैंड भी बना रहा है, मिजोरम, मिजोरम भी बना रहा है। कुल कितने हैं, 4 ऐसे राज्य हैं भारतीय जो म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। किस रेखा का उदाहरण है दोस्तों? अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। यानी कि इसको क्या किया गया था? किसी भारी शक्ति के द्वारा क्या किया गया था? अध्यारोपित किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 15 अगस्त 1947 को। किसके द्वारा दोस्तों? जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेडक्लिफ। इसको निर्धारण करने वाले कौन थे दोस्तों? उनका नाम था सीजे रेडक्लिफ। इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया? रेडक्लिफ रेखा का रख दिया। तो दोस्तों किसका उदाहरण है? अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है। चलते हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का 98% कोयला हमें किस क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है? तो दोस्तों यह प्राप्त होता है हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानों से। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गोंडवाना क्रम की चट्टान। दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टान जो है इनका निर्माण किस युग में हुआ था? इन चट्टानों का निर्माण हुआ था कार्बोनिफेरस युग में। किस युग में? कार्बोनिफेरस युग में इन चट्टानों का निर्माण हुआ था। क्या हुआ था कार्बोनिफेरस युग में? इन चट्टानों में दरारें या भ्रंश बने, उसके पश्चात उनमें वनस्पतियां धस गईं और वनस्पतियां किसके रूप में परिवर्तित हो गईं? कोयले के रूप में। इसलिए इसमें क्या होता है? भारत का सर्वाधिक कोयला प्राप्त होता है हमें गोंडवाना क्रम की चट्टान। बात करें दोस्तों यदि हम कोटप्पा क्रम की चट्टानों का, तो दोस्तों इसका निर्माण कैसे हुआ है? इनका निर्माण हुआ है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से। किनके? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से। दोस्तों जो कोटप्पा क्रम की चट्टानें हैं इसमें हमें क्या मिलता है? इसमें हमें मिलता है क्या? बलुआ पत्थर, इसके अतिरिक्त चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी के अतिरिक्त डोलोमाइट और चूना पत्थर। दोस्तों ये किस राज्य में पाई जाती है कोटप्पा क्रम की चट्टानें? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का एक जिला था कोटप्पा क्रम, कोटप्पा, उसमें पाई गई थी और उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया था कोटप्पा क्रम की चट्टानें। इस कहां? आंध्र प्रदेश में। इसके अतिरिक्त उड़ीसा, उड़ीसा के अतिरिक्त कहां? तमिलनाडु क्षेत्र में पाई जाती हैं। विंध्य क्रम की चट्टानों की बात करें तो दोस्तों यह इसका निर्माण कैसे हुआ है? विंध्य क्रम की चट्टानों का इनका निर्माण हुआ है सागर और नदियों के तलछटों के निक्षेपण से। किससे दोस्तों? सागर और नदियों के तलछटों के निक्षेपण से। किसका निर्माण हुआ? विंध्य क्रम की चट्टानों का। विंध्य क्रम की चट्टान कहां मिलेंगी हमें? विंध्य क्रम की चट्टान मिलेंगी हमें मालवा के पठार में, इसके अतिरिक्त सोन नदी घाटी में। इसके अलावा कहां मिलेंगी? इसके अलावा मिलेंगी यह बुंदेलखंड वाले एरिया में। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसकी एक विशेषता और है, जो हमारी पन्ना वाली जो हीरे की खान है, पन्ना राज्य में हमें हीरा मिलता है, वो किस क्रम की चट्टानों है? विंध्य क्रम की चट्टानों में मिलता है। इसके अतिरिक्त जो गोलकुंडा हीरे की खान है वह भी किस क्रम की चट्टान है? वह भी हमारी विंध्य क्रम की चट्टान है। ठीक दोस्तों, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस समूह की चट्टानों में सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म सर्वाधिक मिलते हैं या सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म मिलते हैं? विंध्य क्रम की चट्टान है, धारवाड़ क्रम की चट्टान है, कोटप्पा क्रम की चट्टान है, आर्कियन क्रम की चट्टान है। तो दोस्तों यह तीन चट्टानें लास्ट की तो क्या है? इनका निर्माण एक दूसरे से हुआ है। जैसे आर्कियन क्रम की चट्टान है, इनके अपर्दन एवं निक्षेपण से किसका? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का, और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से हमारी कोटप्पा क्रम की चट्टानों का। इसका आंसर क्या होगा? विंध्य क्रम की चट्टान है। विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं इसमें हमें क्या मिलता है? सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म मिलते हैं। ये चट्टानें जो है परतदार चट्टानें हैं और इनका निर्माण कैसे हुआ था? सागर एवं नदियों के तलछटों से। जिसके कारण क्या हुआ? इनमें जीव जंतु जो है इनके नीचे दब गए और वे किसमें परिवर्तित हो गए? सूक्ष्म जीवाश्मों के रूप में परिवर्तित हो गए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा कोटप्पा क्रम की चट्टान, दूसरा ऑप्शन है हमारा क्या? विंध्य क्रम की चट्टान, तीसरा ऑप्शन है हमारा धारवाड़ क्रम की चट्टान या आर्कियन क्रम की चट्टान। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा क्या? धारवाड़ क्रम की चट्टान। ये खनिज दृष्टि से सर्वाधिक क्या है? महत्वपूर्ण है। इनमें हमें मुख्य रूप से धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। धात्विक खनिज में क्या क्या? सोना, लोहा और मैग्नीज इत्यादि जैसे हमें धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। इस कारण यह क्या है?
धात्विक दृष्टि से या खनिज दृष्टि से सर्वाधिक क्या है, महत्वपूर्ण चट्टानें। बात करें हम अरावली रेंज की कि अरावली रेंज जो है किस क्रम की चट्टान का उदाहरण है, तो दोस्तों जो धारवाड़, पहला ऑप्शन है हमारा धारवाड़ क्रम की चट्टान, दूसरा ऑप्शन है हमारा बिंद क्रम की चट्टान, तीसरा ऑप्शन है हमारा गोंडवाना क्रम की चट्टान। तो दोस्तों जो अरावली रेंज है वह किस क्रम की चट्टान है, धारवाड़ क्रम की चट्टान है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खनिज तेल जो है हमें किस क्रम की चट्टानों में प्राप्त होते हैं, तो दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा दक्कन ट्रैप की चट्टान है, आर्कियन ट्रैप की चट्टान है, क्वाटरनरी क्रम की चट्टान है और टर्शियरी क्रम की चट्टान है। तो दोस्तों इसमें से दो प्रारंभ की दो चट्टानें ये तो हमें दक्षिण भारत में मिलती हैं, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। इसके बाद या तो आंसर होगा हमारा क्वाटरनरी क्रम की चट्टान या टर्शरी क्रम की चट्टान। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा टर्शरी क्रम की चट्टान है। दोस्तों टर्शरी क्रम की चट्टानें ये हमें कहाँ मिलती हैं, उत्तर भारत में मिलती हैं। कहां, शिवालिक जो हमारा पर्वत है शिवालिक के समीप, इसी क्रम की चट्टानों में क्या मिलते हैं, खनिज तेल मिलते हैं। ठीक दोस्तों, इसके अतिरिक्त जो क्वाटरनरी क्रम की चट्टान है यह भी हमारी उत्तर भारत की चट्टान है। मुख्यतः इसको क्या सिंधु और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में मिलती हैं ये चट्टानें। तो इसका आंसर क्या है हमारा, टर्शियर क्रम की चट्टान है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों जो हमारा था एमसीक्यू सीरीज ये कंप्लीट हुई, हमने इसमें 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अगली जो सीरीज होगी वो नेक्स्ट संडे को होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।